नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डाइजेस्टिव स्टडी 8.1 में। आज हम यूपी टेट 2021 जो कि पुनः ऑर्गेनाइज किया गया था 23 जनवरी 2022 को, उसके मैथ के भाग को हल करने वाले हैं और उसके एक एक प्रश्न को बेसिक के साथ और ट्रिक्स के साथ समझने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से परीक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय वृत्त के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक आंकड़ा दे रखा है 2, 3, 4, 5 और 6। अगर यहाँ पर दोनों छोरों से अगर आंकड़े हटा लिए जाते हैं, यानी यहाँ से अगर एक तरफ से 2 हटा लिया जाए, दूसरी तरफ से 6 हटा लिया दिया, तो यहाँ पर 3, 4 और 5 बचेंगे। अब यहाँ पर पदों का जो योग होगा वो भी अलग हो जाएगा और यहाँ पर पदों की संख्या भी कम हो जाएगी। तो पदों का योग बदल जाएगा और पदों की संख्या भी बदल जाएगी। तो फिर यहाँ पर माध्य बदल जाएगा, क्योंकि माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग भी कम आएगा और संख्या भी कम होगी, तो भाग करने पर भागफल भी कम आएगा। तो इस स्थिति में हमारा माध्य बदल जाएगा। अब बात करते हैं बहुलक की। तो अगर दोनों छोरों से कोई आंकड़ा हटाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो अधिकतम बार आया हो वही बहुलक होता है। तो यदि मान लिया जो बहुलक रहा होगा, अगर दोनों छोरों से वो अंक हटा देते हैं तो फिर वो बहुलक नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी बारंबारता कम हो जाएगी। और माध्यिका की बात करें तो माध्यिका अगर इधर से 2 हटा लेंगे, इधर से 6 हटा लेंगे तो भी क्या होगा, माध्यिका हमारी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि वो मध्यपद होती है। तो 3, 4, 5 में मध्यपद 4 होगा तो माध्यिका 4 होगी। तो माध्यिका नहीं बदलेगी, बाकी सब कुछ माध्य और बहुलक बदल सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प हो जाएगा वो बहुलक और माध्य होगा। तो विकल्प हमारा बी जो होगा वो सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों का रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर घन वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों का एक डायरेक्ट सूत्र होता है कि रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, इसका सूत्र होता है 6 गुणे n-2 की पावर 2। तो यहाँ पर 6 गुणे n की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम n बराबर 5 पुट कर देंगे, -2 की घात पूरे का घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 3, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 की घात 2, तो 6 गुणे 3 तरीका 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 छक्के 54, यानी कि 54 घन ऐसे होंगे जिनके केवल एक फलक पर ही रंग होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 54 हो जाएगा। तो हमारा विकल्प ए सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है योग बराबर n-2 गुणे 180 अंश। तो यहाँ पर पंचभुज है, यानी n बराबर 5 है, तो यहाँ पर 5 हम रख देंगे। तो 5 गुणे 2, 5 - 2 गुणे 180, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 180। तो ये हो जाएगा 18 3 54, तो 540 अंश हो जाएगा। यानी पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 अंश होगा। अगर दूसरी विधि से हम करना चाहें, यदि मुझे सूत्र ना याद हो तो क्या करेंगे, ये सूत्र ना याद हो तो हम पंचभुज बनाएंगे और इस प्रकार से त्रिभुजों का निर्माण करेंगे कि एक भी विकर्ण एक दूसरे को ना काटे। तो हमने यहाँ पर एक पंचभुज बना रखा है जिसके हम शीर्षों को मिलाएंगे। तो यहाँ से इधर मिलाएंगे एक और इधर मिला लेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को इस स्थिति में नहीं काटेंगे, अन्य स्थिति में विकर्ण काटेंगे तो वो वाले त्रिभुज नहीं बनेंगे। यानी हम त्रिभुज इस प्रकार के बनाएंगे कि जिनमें विकर्ण एक दूसरे को परिच्छेद ना करें। तो हम
यहाँ पर देखेंगे कि एक त्रिभुज इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा, यानी 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं। और एक त्रिभुज का योग होता है 180 अंश, तो 3 त्रिभुज का योग होगा 3 गुणे 180, यानी 18 3 54 अंशी। तो यह ऐसे भी हम कर सकते हैं। यदि हमें सूत्र याद होगा तो सूत्र से करेंगे, और ये सूत्र ना याद हो तो हम इस तरीके से बना करके फिगर वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भुजाएं होती हैं उनसे 2 कम त्रिभुज बनते हैं। 5 भुजाएं थी तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या 3 होगी, अगर 6 होंगे तो हमारे पास 4 त्रिभुज बनेंगे। तो उससे कम 2 करके उसमें 180 से गुणा कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। तो हमारा विकल्प ए जो होगा 540 अंश वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर भाग का खंभा अभी भी कीचड़ में धंसा है। खंभे की पूरी माप क्या होगी? तो मान लेते हैं खंभे की माप x है, पूरे खंभे की माप x मीटर है। तो 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, तो धंसा भाग हमारे पास हो जाएगा 4x/7 हो जाएगा, क्योंकि कीचड़ में धंसे भाग को 4/7 भाग दिया हुआ है। तो अब निकाला कितना गया है? 4/7 भाग का धंसे हुए भाग का, यानी धंसा हुआ भाग हमारे पास 4/7 है, और 4/7 भाग का 1/3 भाग और खींचा जाता है। तो खींचा गया भाग जो होगा वो 4/7x है, और 4/7x का 1/3 भाग खींचा गया है, तो ये हो जाएगा 4x/7=21। तो अब देखेंगे कि पहले 4/7 भाग धंसा हुआ था, लेकिन 4/7 भाग का हमने 1/3 भाग निकाल लिया, जो कि 4x/21 आ गया। तो अब धंसे हुआ भाग कितना हुआ हमारे पास? पहले 4x/7 भाग धंसा हुआ था, लेकिन उसमें से हमने 4x/21 भाग बाहर खींच लिया। तो 4x/7 भाग धंसा हुआ था, जिसमें से 4x/21 भाग बाहर निकाल लिया गया, इसलिए बचा भाग जो होगा वो 4x/7 में से घटा देंगे। तो 4x/7 में से 4x/21 भाग जो हमने निकाल रखा है उसको घटा देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 8 के बराबर होगी, कि 8 मीटर अभी भी धंसा हुआ है। तो जो इन दोनों का अंतर होगा वही 8 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 21 हो जाएगा, और 21 को डिवाइड यहाँ पर 7×21 यानी 3 चौको ये हो जाएगा 12x, और ये 4x बराबर 8 मीटर। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8/21 x बराबर 8, तो 8 से 8 जाएगा कट, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 21। तो हमने x को पूरे खंभे की माप मान रखा है कि पूरे खंभे की जो माप है वो x मीटर है, तो x की वैल्यू 21 मीटर आई है। तो हमारा जो खंभे की लंबाई हो गई पूर्ण वो 21 मीटर होगी, तो विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह तो हमारा रहा बेसिक कॉन्सेप्ट, विस्तृत रूप। अब हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, तो 4/7 भाग 1/3 भाग निकाल लिया गया, धंसे हुए भाग का 1/3 निकाल लिया गया, यानी 1/3 निकाल लिया गया, मतलब टोटल जो हमारे पास था वो 3 था, और 3 में क्या कर दिया गया? 1 निकाल लिया गया, यानी अभी भी हमारे पास कितना बचा हुआ है? जो धंसा हुआ है उसका 2/3 भाग अभी भी ज़मीन में धंसा हुआ है, क्योंकि 4/7 भाग का 1/3 भाग निकाला गया है, यानी कि टोटल धंसा हुआ भाग जो कितना था वो 3 भाग था। 3 भाग का 1 उन्होंने निकाल लिया, अभी 1 निकाल लिया, तो हमारे पास कितना बचा? 3 था, 1 निकाल लिया तो 2 बचा, यानी पूरे का 2/3 अभी भी ज़मीन में धंसा हुआ है। तो टोटल धंसे हुए की बात करें तो 4/7 धंसा हुआ था, उसका 1/3 निकाल लिया गया, तो 2/3 अभी भी धंसा हुआ है,
धंसे हुए भाग की जो भाग होगा वो हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। और यहाँ पर अब देखा जाए तो 8/21 जो अभी भी धंसा हुआ है वो 8 मीटर के बराबर है, क्योंकि उसने यही बोला है प्रश्न ने कि जो धंसा हुआ भाग है उसकी लंबाई 8 मीटर है। तो अभी भी जो धंसा हुआ था वो 8/21 बचा हुआ था, तो जो 8/21 बचा हुआ था वो 8 मीटर के बराबर था। तो 8 से 8 कट जाएगा और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 21 उधर गुणे में हो जाएगा तो आ जाएगा 1 बराबर 21 मीटर, यानी कि पूरा खंभा यानी 1। तो पूरे खंभे की जो लंबाई हो जाएगी वो 21 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स भी हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ए प्लस बी मिल करके करते हैं 12 दिन में, बी और सी मिल करके करते हैं उसको 15 दिन में, और सी प्लस ए मिल करके करते हैं उसको 20 दिन में। तो संपूर्ण कार्य निकालना होगा जिसके लिए हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 60। अब ए और बी का यूनिट पर डे कार्य निकालेंगे कि एक दिन में कितना करते हैं, यानी कि कार्य दक्षता या कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 12 पंचे 60, यानी कि ए और बी मिल करके 5 यूनिट पर डे काम करेंगे। बी और सी 15 चौको 60, यानी कि 4 यूनिट पर डे कार्य करेंगे। और सी प्लस ए मिल करके 20 तिहाई 60, यानी 3 बार गया। तो सी और ए मिल करके 3 यूनिट पर डे कार्य कर सकते हैं। तो अब अगर जोड़ेंगे टोटल तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा 2 बार, और ये 2 बार मिलकर के करते हैं कितना है 5 4 और 3, 5 4 और 3 मतलब कि हमारे पास हो जाएगा 5 4 9 3 12, यानी कि 12 यूनिट पर डे करेंगे। जब ए 2 बार बी 2 बार सी 2 बार हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास 2 से कट जाएगा ये 12, तो आ जाएगा 6 यूनिट पर डे, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिल करके कार्य को एक दिन में 6 यूनिट कर देंगे। तो 6 यूनिट कर देंगे तो हमारे पास कार्य है 60 यूनिट, और ए प्लस बी प्लस सी मिल करके करते हैं 6 यूनिट, और करना केवल ए को है। तो ए का बी प्लस सी करेंगे, बी प्लस सी कर रहे हैं 4 यूनिट, बी प्लस सी कर रहे हैं 4 यूनिट, और तीनों का योग है जो आया है वो 6 यूनिट है। तो अगर ये बी प्लस सी मिलकर करके करेंगे 4 यूनिट, तो ये 4 करेंगे तो 6 टोटल करते हैं, तो एक हिस्से में केवल 2 यूनिट जाएगा। तो 2 से हम कर देंगे भाग, तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, यानी कि आ जाएगा 30 दिन, यानी ए अकेला उस 60 कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा विकल्प बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो जो क्रय मूल्य है प्रश्न में दिया गया है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 के बराबर है, या 3/2 है। तो क्रय मूल्य बराबर 3/2 गुणे विक्रय मूल्य। तो यहाँ से आप देखेंगे कि क्रय मूल्य की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी और विक्रय मूल्य की वैल्यू हो जाएगी, विक्रय मूल्य की वैल्यू हो जाएगी 3 और विक्रय मूल्य की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर और साफ करना चाहे तो क्रय मूल्य मतलब CP और विक्रय मूल्य इस पार है, पक्षांतर होके जाएगा तो बटे में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ से CP आ जाता है हमारे पास 3 और SP सेलिंग आ जाता है हमारे पास 2। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी कि कोई वस्तु उन्होंने 3 में खरीदी और से 2 में बेच दी, यानी कि 1 रुपये का नुकसान हो गया। तो 1 रुपये का नुकसान हो गया तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे तो आ जाएगा 1 रुपये का नुकसान, और CP है 3 गुणे 100। तो 3 से यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा।
तो हमारा विकल्प बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। 33 सही, सॉरी बी नहीं, सी आंसर, यानी 33 से 1/3% हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। तो यहाँ पर हम इसको भाग देंगे, तो 12 से 12 10 12 को भाग दे देंगे। तो 12 10 12 को 12 एक कम 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1 उतारेंगे, छोटा है, 0 उतारेंगे फिर भी नहीं उतरेगा, तो यहाँ पर एक 0 उतारना पड़ेगा, और यहाँ पर एक और उतारेंगे तो हमारे पास अब एक 0 और उतारना पड़ेगा। तो 12 8 96 हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 5 और ये हो जाएगा 2 उतार लेंगे, तो 12 चौको 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 52 में से 48 चला जाएगा तो हमारे पास 4 बच जाएगा। तो 4 ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो इकाई का अंक देखेंगे 8, यहाँ पर 6 है, तो 8 छंग 48, तो 48 का हम ले लेंगे 8। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2 है, तो 9 दूनी 18, 18 का इकाई का अंक 8 ले लेंगे, और 8 को 8 का गुणा करेंगे तो 8 ही 64 हो जाएगा। तो इकाई का अंक आ जाएगा 4। तो जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इकाई का अंक 4 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम गुणा करते हैं, और उसके बाद जब अगर कोई संख्या 2 अंक की हो जाती है तो उसका इकाई का अंक लेते हैं, और फिर आगे गुणा करते हैं, और फिर इकाई का अंक ले लेते हैं। कभी भी ज़्यादा अंकों को एक साथ गुणा नहीं करेंगे, केवल अगर 2 अंक का हो रहा है तो इकाई का अंक लेके 1 अंक की हम बना लेंगे, तो इससे आसानी होगी। अगला प्रश्न है दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा, यानी माध्यक मतलब माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x फाइंड करते हैं, क्योंकि जब तक x नहीं मालूम होगा तब तक हम माध्यिका ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो माध्य होता है m बराबर ZX/n, यानी पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, पदों का योग निकालेंगे, तो हो जाएगा 7 5 12 12 7 19 8 27 5 32 4 36 4 40 2 42, यानी कि 42, और जो x बचा था वो x बटे पदों की संख्या हो जाएगी 10, क्योंकि 10 हमको दिया हुआ था, और माध्य हमको दिया हुआ है 4.5। तो 42 प्लस x बराबर, ये गुणे में जाएगा तो 45 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो अब अगर x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो हम आंकड़ों को पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे आरोही क्रम में लिख लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3, और जो x की वैल्यू थी वो भी कितनी थी, 3 थी। तो 1 2 3, और एक बार x की वैल्यू वो भी 3, उसके बाद 4 5 5 7 7 8। हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया। अब एक तरह से माध्यिका जो होती है वो अगर विषम पद होंगे तो बीच का एक ही पद होगा, वही माध्यिका हो जाएगी। लेकिन यदि अगर पदों की संख्या सम है तो बीच के 2 पदों का योग करके उसे 2 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 से एक तरफ छोड़ दिया, 4 एक तरफ छोड़ दिया, तो एक तरफ हो गया, बीच में आ गए 4 और 5। अब इसको 2 से अगर हम भाग कर देते हैं तो 5 4 9 बटे 2, तो ये आ जाएगा 4.5, यही हमारी हो जाएगी माध्यिका। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है न्यूटन, लाप्लास, गाउस या आर ए फिशर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर ए फिशर, विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक त्रिभुज ए बी सी हमारे पास दिया हुआ है और इसका मध्य बिंदु डी ई और एफ हैं। तो जब मध्य बिंदु डी ई एफ हैं तो यहाँ पर जो ये त्रिभुज बीच वाला होगा ये पूरे त्रिभुज का 1/4 हो जाएगा। और इन बिंदुओं से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 1
2, 3 और 4। चारों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, यानी वे आकार और आकृति में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो चारों त्रिभुज बनेंगे वो एक दूसरे के सर्वांगसम और बराबर होंगे। तो जो त्रिभुज ए बी सी होगा, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 के बराबर होगा। त्रिभुज ए बी सी का 1/4 जो होगा वो त्रिभुज डी ई एफ के बराबर होगा, यानी कि डी ई एफ का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के 1/4 के बराबर होगा। इस स्थिति में हमारा आंसर जो होगा वो विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास कि अंतर बटा गुणनफल। तो अंतर हमारे पास 5 है और गुणनफल हमारे पास 36 है, तो 5/36 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को अगर हम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाहें तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है और उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। कोई संख्या y है, उसका व्युत्क्रम 1/y होगा। अब बोला गया है कि उनका अंतर, तो अगर इन दोनों का अंतर करते हैं तो अंतर करने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/x x का व्युत्क्रम हो गया, y का व्युत्क्रम 1/y हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे दोनों का अंतर बोला गया, तो यहाँ पर y/x पहले कर लेते हैं और 1/x बाद को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे तो यह आ जाएगा x - y बटा x गुणे y। तो x - y मतलब संख्याओं का अंतर, और संख्याओं का अंतर हमारे पास 5 दिया हुआ है और संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 36 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 36 रख देंगे। तो आप डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखेंगे, यहाँ से भी ये एक प्रकार से फार्मूला ही बन रहा है कि संख्याओं का अंतर बटे संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का अंतर 5 है और संख्याओं का गुणनफल 36 है, तो 5/36 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा विकल्प डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? हरीशचंद्र, श्रीनिवास रामानुजन, श्रीधराचार्य या आर्यभट्ट? तो इसका सही आंसर है श्रीनिवास रामानुजन। अगला प्रश्न है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या है? तो हमें फार्मूला मालूम है कि जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया कि लंबाई चौड़ाई की दो गुना है, तो मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है वो x है और लंबाई 2x है। चौड़ाई x है तो लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी लंबाई जो हो जाएगी वो 2x हो जाएगी। तो 2 गुणे लंबाई हमारे पास 2x है और चौड़ाई हमारे पास x है और ऊंचाई हमको 11 मीटर यहाँ प्रश्न में दी हुई है और हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 दिया हुआ है। तो 11 दूना 22 ये हो जाएगा। 11 और 2 को गुणा करेंगे, 11 दूना 22, और इस 22 से अगर 66 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 30 बराबर हो जाएगा 2x और x, यानी कि 3x। 3 से काटेंगे तो 3 धाम 30, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास जो चौड़ाई है x मान रखी है तो वो हमारे पास 10 हो जाएगी और लंबाई हमने 2x मान रखी है। चौड़ाई मतलब b हमने x को मान रखा था तो वो 10 हो गई और लंबाई मतलब l, और ये 2x है तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी लंबाई और चौड़ाई हमारे पास 20 और 10 मिल गई है। छत का क्षेत्रफल होता है
आयत का ही क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है, तो ये हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो विकल्प नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समापवर्तक है। तो 14/33, 42/55 और 21/22 का मासा निकालना है। तो जब मासा बोले तो अंश का मासा निकालना होता है और हर का लासा निकालना होता है। तो आप देखेंगे कि मासा वह होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर देखेंगे कि 7 एक ऐसी संख्या है जिससे तीनों विभक्त हो जाएंगी। 7 दूनी 14, 7 छः 42 और 7 त्रिक 21, यानी जो 7 हो जाएगा वो हमारा मासा हो जाएगा। और 33, 55, 22 का लासा लेना होगा। तो अब वैसे भी देख सकते हैं कि विकल्प में हमारे पास केवल अंश में एक ही में हमारे पास 7 दिया है, जो कि विकल्प डी है। तो विकल्प डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे हल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अन्य किसी में भी अंश के स्थान पर 7 नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 33, 55 और दिया हुआ है 22। 33, 55 और 22 का अगर हम लासा लेंगे तो पहले तो इसको हम बड़ी संख्या है, इनका लासा लेना आसान नहीं होगा, इसलिए हम सबसे पहले ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे कि ये छोटी हो जाए। तो अगर 11 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 11 5 55, 11 3 33 हो जाएगा। किससे काटा था हमने? 11 से काटा। और या तो फिर आप गुणनखंड विधि से लासा निकाल लें। तो यहाँ पर हमने 11 से काट दिया है। तो अब हमारे पास संख्याएँ हो गई 2, 5 और 3। 2, 3, 5 का अगर हम लासा ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ये आ जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 को हमने 11 से काटा था, तो 11 से वापस गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा, ये 30 है, सॉरी 30 को अगर यहाँ पर आ जाएगा 30 और फिर 30 को 11 से वापस फिर से गुणा करना पड़ेगा। तो 11 3 33 यानी 330 हो जाएगा। तो यहाँ पर लासा हो जाएगा 330। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 7/330 आ जाएगा। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 + 2 √10 का वर्गमूल है, यानी हमें इसका वर्गमूल निकालना है। 7 + 2 √10 का वर्गमूल निकालना है, यानी पूरे का रूट करना है और बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको तो अगर सॉल्व करते हैं तो 7 को अगर हम लिख दें 5 + 2, 7 को 5 + 2 लिख दें और प्लस 2 √10 को हम लिख दें 5 × 2, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2। तो आप देखेंगे कि 2 × √5 2 और × √2 हो जाएगा। अब 5 को हम क्या कर सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। रूट लगा दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर अगर करेंगे तो फिर से 5 वापस मिल जाएगा। इसी तरीके से 2 करेंगे तो 2 को √2 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी वापस अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर से 2 मिल जाएगा। × 2 + a मतलब √5, तो √5 हमारे पास यहाँ हो जाएगा। × b मतलब √2, तो ये हो गया √2 हमारे पास, जो कि यहाँ ऊपर दिया हुआ है। यानी कि ये जो फार्मूला दिया हुआ, ये जो मान दिया हुआ था 7 + 2 √10, इसको हमने इस रूप में बदल लिया है। अब यहाँ पर a² + b² + 2 × a × b हो जाएगा। यानी इसको वापस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो √5 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा √2 + √5 या √5 + √2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो विकल्प होगा हमारा बी, वो हमारा बी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप आप लोग जानते हैं कि जितनी भी, अगर किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो तो जितनी भी भुजाएं हों सभी को योग कर देंगे तो हमें परिमाप प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम पहले फिगर बना लेते हैं। हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और एक वर्ग है, तो ये हमने बना लिया वर्ग, और ये नीचे हो गया त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी
सभी भुजाएं बराबर हैं और समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है 4/3, तो ये 4/3 हो जाएगी, दूसरे भी 4/3 हो जाएगी और ये भी 4/3 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो अगर हम जानते हैं कि वर्ग की एक भुजा अगर 4/3 है, जो एक भुजा त्रिभुज की है वो एक भुजा वर्ग की है, क्योंकि एक भुजा उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। तो ये अगर ये 4/3 हो जाएगी तो ये भी 4/3 हो जाएगी, ये भी 4/3 हो जाएगी और ये वाली भी 4/3 हो जाएगी। अब देखेंगे कि परिमाप निकालना है इस आकृति का, तो आकृति का परिमाप देखेंगे तो 4/3 5 बार हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ये वाला काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बाहर बाहर देखा जाएगा, चारों बाहर की चारों तरफ देखा जाएगा, तो ये वाला काउंट नहीं होगा। तो 4/3 गुणे 5, तो ये 4 पंचे 20/3 हो जाएगा और इसको भाग करेंगे तो 3 छंग 18, 2/3, यानी कि विकल्प डी जो हमारा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाई क्या है? पूर्णांक, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो हमारा सही विकल्प होगा सी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, 10 की घात 3x बराबर 125, तो 10 की घात -2x का मान क्या होगा? तो 10 की घात 3x, 10 की घात 3x का मतलब 10 की घात x की घात 3 हो जाएगा और इधर 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। तो अब देखेंगे घात बराबर तो आधार की तुलना कर सकते हैं, तो यहाँ से 10 की घात x का मान आ जाएगा 5, 10 की घात x का मान आ जाएगा 5 और हमसे पूछा गया है कि 10 की घात -2x का मान क्या होगा। तो इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये घात नीचे जाएगी तो हो जाएगी प्लस की, और इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की घात x की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाता है, तो 10 की घात x की घात 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/10 की घात x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, तो यहाँ पर उठाकर 5 रख देंगे तो 5 की घात 2 हो जाएगा। तो 1/5 की घात 2 मतलब 25, यानी 1/25 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जो विकल्प सी हो ए होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, और भाज्य हमको दे रखा है 160 75 किसी संख्या से, यानी भाजक हमें पता नहीं है, भागफल 167 है और शेषफल हमारे पास 43 है। तो अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 167 गुणे x है तो 167x हो जाएगा, बराबर 160 75, 43 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 160 75 में घट जाएगा, तो यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा 3 0 16, यानी 167 x का मान 160 32 के बराबर हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 160 32 भागे 167। तो भाग करते हैं यहाँ पर 167, यानी 9 बार जाएगा लगभग, तो 9 बार जाएगा तो हो जाएगा 15 0 3, यहाँ पर बचेगा 100 और ये 2 उतार लेंगे। अब जाएगा 6 बार तो ये हो जाएगा 6 7 42 और 96 4 100, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि जो हमारे पास भाजक होगा वो कितना होगा, वो 96 होगा। तो हमारा विकल्प बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। या इसको डायरेक्ट हम सूत्र से ना लिख करके ऐसे भी कर सकते हैं, जितना शेषफल आया है अगर शेषफल इस 16 75 में से घटा देंगे तो जिस भी संख्या से भाग करेंगे तब जा कर के शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि हमने शेषफल पहले ही घटा दिया है। तो जो शेषफल दिया हो वो दी गई संख्या में से घटा देंगे और उसके बाद भागफल से जो संख्या आएगी घटाने के बाद उसको 167 से भाग कर देंगे, तो डायरेक्ट जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है।
तो 50 से छोटे में धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या 15 होती है। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं क्या हैं? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम विकल्प की सहायता से करेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं, यानी कि उसमें कम समय लगने वाला है। तो हम देख लेते हैं। पहले बोला गया कि बड़ी संख्या का 2 गुना, तो बड़ी संख्या का 2 गुना, तो विकल्प अगर ए देखते हैं हम, यह बी देख लेते हैं। तो अगर बी देखेंगे तो हम देखेंगे कि बड़ी संख्या का 2 गुना, तो बड़ी संख्या का 2 गुना करेंगे तो 14 का अगर 2 गुना करेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। छोटी संख्या 5 है तो 5 का, छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या 5 है, 5 का 5 गुना करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे हम 25 और 3 ये 28 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये इक्वेशन बन रही है। तो तब अब दूसरा कंडीशन दिया गया है कि बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने। तो बड़ी संख्या का 4 गुना यानी 14 का 4 गुना करेंगे तो आ जाएगा 14 चौको 56 आ जाएगा। और अगर छोटी संख्या का 3 गुना करेंगे तो ये 5 है, उसका 3 गुना करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 15। अब अगर दोनों को जोड़ेंगे तो देखते हैं 71 योग आता है या नहीं। तो 6 5 11 का 1 हासिल 1 बचा, 5 1 6 1 7, यानी कि ये वाला इक्वेशन यानी यह वाली कंडीशन भी सही हो रही है कि उनका योग भी 71 आ रहा है। इसलिए विकल्प बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई हमारे पास दी हुई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। हमारे पास वर्ग की भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और आयत की लंबाई दी हुई है 16, तो गुणे बी, चौड़ाई मालूम नहीं है तो बी बराबर ये हो जाएगा 8 नहीं 64 और 16 बटे में चला जाएगा, गुणे में था तो 16 चौको 64, यानी बी बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो विकल्प डी जो हमारा होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान होगा। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों में सीधे आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो a बराबर 3 और b बराबर 4 और c बराबर 7 रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, यानी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 7 है। तो तीनों का योग करने को कहा गया है, a प्लस बी प्लस सी। तो तीनों का योग करेंगे तो 4 3 7 और 7 7 14, यानी ये हो जाएगा तीनों का योग 14 और c हमारे पास 7 है तो ये हो गया 7। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 7 दूनी ये हो जाएगा 14, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो विकल्प बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो दिया हुआ है 5 जनवरी 1991, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था। अब 1991 हमारा लीप वर्ष नहीं है तो उसमें विषम संख्याओं का 1 होगा। तो विषम संख्या 1 होगी तो हम शनिवार में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा रविवार। और उसके बाद अब हम 3 मार्च
1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि 3 मार्च यानी 5 जनवरी तो था ही। अब 5 जनवरी के बाद जनवरी 31 की होती है, तो जनवरी में बचेंगे हमारे पास 26 दिन। फिर फरवरी में बचेंगे हमारे पास 29 दिन, और प्लस हमारे पास मार्च में है 3 दिन। मार्च में हमारे पास 3 दिन, तो सबका योग आ जाएगा 26 20 46 और 3 49 58 आ जाएगा। तो 58 को 7 से भाग कर देंगे तो विषम दिनों की संख्या पता हो जाएगी। 7 8 56, 8 बार जाएगा तो 56 हो जाएगा, तो 58 है तो 2 बचेगा। अब विषम हमारे पास अंक 2 आ गया है। इसका मतलब कि रविवार में अगर 2 और जोड़ देते हैं तो रविवार प्लस सोमवार और ये हो जाएगा मंगलवार। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो सप्ताह का मंगलवार दिन होगा। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/3 की घात -3 है। तो अगर संख्या पलट जाएगी तो घात प्लस की हो जाएगी, यानी कि अगर 3/1 कर दें तो घात हो जाएगी प्लस की। तो ये 1/3 है तो 3/1 मतलब 3 ही होगा, तो 3 की घात 3 हो जाएगी। उसके बाद -1/4 की घात -2 है, तो 4/1 1 से भाग करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 की घात 2 हो जाएगा। और पीछे दिया हुआ है भाग में, तो इसको पलटेंगे तो ये भाग में है तो हो जाएगा गुणे में, तो गुणे में हो जाएगा तो 1/4 जो हो जाएगी इसकी घात हो जाएगी प्लस की। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और गुणे 1/4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 गुणे 1/64 और सॉल्व करेंगे तो 11 1 कम 11/64 यानी कि 11/64 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो विकल्प डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। तो हम जानते हैं त्रिभुज तभी निर्मित होता है जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम पहले तो चेक करना पड़ेगा कि कौन से विकल्प में यह कंडीशन लागू होती है। तो 6.3 है और दूसरा 5.9 है विकल्प ए में। तो पहले 2 को जोड़ते हैं, तो आप जो 2 को जोड़ेंगे तो 9 3 12 का तो हासिल 1 6 5 11 1 12 यानी 12.2 हो जाएगा, जो कि तीसरी भुजा 4.6 से बड़ी है। अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर अगर दशमलव भी ना भी जोड़ें, अगर दशमलव को ना भी लें तो भी हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर 5 और 4 जोड़ते हैं तो 9 हो जा रहा, जो कि 6 से बड़ा हो जाएगा। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा। अगर 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, जो कि 5 से बड़ा हो जाएगा। तो विकल्प ए में सभी शर्तें लागू हो रही, इसलिए जो हमारा विकल्प ए होगा वो सही विकल्प हो जाएगा। विकल्प ए से एक त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है।